जय हिंद विद्यार्थियों। आज कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र था और इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए, बोर्ड का जो पैटर्न है, बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है, लगभग उसके अनुसार ही प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के बारे में। इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। तो आपको मालूम है कि उत्पादन संभावना वक्र की शर्त ही होती है, आवश्यक शर्त या विशेषता होती है कि यह मूल्य बिंदु की ओर नतोदर होता है। यानी इसमें जो दूसरा विकल्प है यह सही है। दूसरा जो प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। तो सामाजिक हित और कल्याण को आपको मालूम है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसका जो दूसरा विकल्प है यह सही है, 12 नंबर वाला। तीसरा प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह कहलाता है। हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो वस्तुएं खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है अ, उपभोक्ता। चौथा प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक, उपर्युक्त सभी। तो सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। धनात्मक कब होगी? जब हम किसी वस्तु का उपभोग प्रारंभ करते हैं तो शुरू में सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, इसके बाद वह क्रमशः कम होते होते शून्य हो जाती है और इसके पश्चात भी हम उपभोग जारी रखते हैं तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है द, उपर्युक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन होता है जब सभी साधनों में परिवर्तन अनुपात। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं, सभी साधन में आनुपातिक परिवर्तन, एक साधन में परिवर्तन अनुपातिक, दो साधन में परिवर्तन अनुपातिक। थोड़ा भाषा हमको अजीब सी लग सकती है, सीबीएसई की बुक के अनुसार इसमें इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सभी साधनों में परिवर्तन अनुपात। यानी पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल कब होते हैं? जब हम सभी साधनों में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में उत्पादन में अधिक वृद्धि या अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर है सभी साधनों में परिवर्तन अनुपात। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, स्थिर लागत को कहते हैं। स्थिर लागत को क्या कहते हैं? इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं, परिवर्तनशील लागत, प्रमुख लागत, पूरक लागत और अल्पकालीन लागत। तो इसका सही उत्तर जो है वह है पूरक लागत। 7वां प्रश्न है, उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्नलिखित में से कौन सी लागत पाई जाती है। आपको मालूम है कि जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें 2 तरह की लागतें होती हैं, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। तो उत्पादन प्रारंभ होने के पहले यानी आपने कोई उद्यम खड़ा किया है, कोई फैक्ट्री लगाई है और उसमें उत्पादन प्रारंभ नहीं किया है, तब भी आपको भवन का किराया, बिजली का बिल तथा जो पूंजी आपने प्रयोग की है उस पर ब्याज देना ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन प्रारंभ होने के पहले स्थिर लागत पाई जाती है। यानी स्थिर लागत ऐसी है कि अगर आप उत्पादन ना भी करें तब भी आपको इसका वहन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन
नहीं किया जा सकता। तो स्थिर साधन वे ही कहलाते हैं जिनको हम अल्पकाल में परिवर्तित नहीं कर सकते। स्थिर साधनों में परिवर्तन के लिए दीर्घकाल आवश्यक होता है, अर्थात हम स्थिर साधनों को बहुत कम समय में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर आएगा कि स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसका सही उत्तर है अल्पकाल में। बोर्ड परीक्षा का जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट के अनुसार पूरे 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होने थे, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में कोशिश की है उन्होंने 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, लेकिन रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी जो हैं इनको अपन ऑब्जेक्टिव मान लें, हालांकि ऐसा अपने वार्षिक परीक्षा में होगा नहीं। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है, यानी प्रश्न क्रमांक 9, व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के खाली स्थान हैं। तो क्या हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। किसी यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का ही समान रूप से महत्व है। हम अर्थशास्त्र की समस्याओं को समझने में दोनों का ही प्रयोग करते हैं और दोनों की आवश्यकता होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था 10वां प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था रिक्त स्थान और रिक्त स्थान को मिलाकर बनती है। तो हमको मालूम है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताओं को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। 11वां प्रश्न, उत्पादित वे वस्तुएं तथा सेवाएं जो अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में काम आती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे हम अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करते हैं उन्हें कहते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, यानी ये बीच की वस्तुएं होती हैं जिनसे कि आगे अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि कपास, कपास से धागा बनता है, धागे के पश्चात कपड़े बनते हैं, तो धागा ये क्या कहलाएगी? मध्यवर्ती वस्तु। प्रश्न क्रमांक 12, व्यष्टि अर्थशास्त्र में खाली स्थान का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम कीमत यंत्र का अध्ययन करते हैं, या अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पर लिखता है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, तब भी यह सही होगा। तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन या कीमत यंत्र का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, मूल्य तथा मांग में खालिस्तान संबंध होता है। तो सही उत्तर है मूल्य तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, क्योंकि जब मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग में कमी हो जाती है, और जब मूल्य में कमी होती है तो मांग में वृद्धि हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 14 है, यदि अन्य बातें समान रहे तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग में क्या होगी? वृद्धि होती है। कैसे? ये दोनों ही पूरक वस्तुएं हैं, पेट्रोल तथा टायर, या टायर यानी कार या मोटरसाइकिल। तो जब पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाइक या कार की मांग करेंगे, और जब बाइक या कार की मांग बढ़ेगी तो टायर की मांग भी बढ़ेगी। इस तरह अन्य बातें समान रहे तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग में वृद्धि होती है। प्रश्न क्रमांक 15 है, ऊंची तटस्थता वक्र, जो तटस्थता वक्र होते हैं, अगर यह ऊंचा तटस्थता वक्र है तो यह बताता है कि संतुष्टि का स्तर ऊंचा है। तो खालिस्तान में आएगा उच्च स्तर की संतुष्टि को दर्शाती है। प्रश्न क्रमांक 16 है, रिक्त स्थान लागत औसत लागत को उसके सबसे निचले बिंदु पर काटती है। तो जो लागत वक्र हैं, अगर सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र हम बनाते हैं, तो जो सीमांत लागत है वह औसत लागत को सबसे नीचे वाले बिंदु पर काटती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा सीमांत लागत। प्रश्न क्रमांक 17, कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। आपको मालूम है कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल लागत प्राप्त होती है। तो कुल लागत और स्थिर लागत का अंतर क्या होगा? परिवर्तनशील लागत होगा। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे परिवर्तनशील लागत। प्रश्न क्रमांक 18,
औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही खालिस्तान से ज्ञात की जाती है। तो औसत लागत और सीमांत लागत दोनों को ही ज्ञात करने के लिए हमें कुल लागत की जानकारी आवश्यक होती है। कुल लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग देने से औसत लागत प्राप्त हो जाती है तथा कुल लागत में एक इकाई वस्तु के उत्पादन से जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। तो दोनों ही लागत में कुल लागत की आवश्यकता होती है या कुल लागत से ही इन दोनों की गणना की जाती है। प्रश्न क्रमांक 19 है, उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु क्या कहलाता है? तो इसे हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कह सकते हैं तथा इष्टतम चयन मतलब हमारे उपभोक्ता को सबसे अधिक उपयोगिता कहाँ प्राप्त हो रही है, तो सबसे अधिक उपयोगिता कहाँ प्राप्त होगी? हमारी पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर। अब जो सही जोड़ी वाले प्रश्न हैं इनमें आप देखेंगे कि जो पहला आखंड में जो पहला बिंदु है वह है समष्टि अर्थशास्त्र और इसका शेष भाग यहाँ दिया हुआ है समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में। तो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में इसकी जोड़ी के लिए हम अगर खंड बा में दिए गए जो ऑप्शन हैं उन पर देखें तो पहले में है उच्चावचन की व्याख्या करता है, फिर है कीमत विश्लेषण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर 4 नंबर पे है शून्य नहीं हो सकती, 5 में है गिफिन वस्तुएं, 6 में है एक दूसरे को नहीं काटते और 7 में है उपयोगिता ह्रास नियम। तो यहाँ पर आप देखें कि सही जोड़ी में जो पहला खंड आ का जो पहला बिंदु है खंड बा के पहले बिंदु से मैच करता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उच्चावचन की व्याख्या करता है। यानी उच्चावचन की व्याख्या कौन करता है? समष्टि अर्थशास्त्र। यानी ये जो पहला वाला जो जोड़ी पहली जो जोड़ी है ये प्रश्न में भी सही दी हुई है। दूसरी जोड़ी है खंड आ में राज्य का हस्तक्षेप नहीं। राज्य का हस्तक्षेप कहाँ नहीं होता? तो आप देखेंगे कि यहाँ तीसरे बिंदु में खंड बा में तीसरा बिंदु है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो बा की जोड़ी किससे बनेगी? क्रमांक 3 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। सही जोड़ी में सा क्रमांक पर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग क्या है? कीमत विश्लेषण है। तो सा की जोड़ी कीमत विश्लेषण से होगी। दा क्रमांक पर मांग के नियम का आधार। तो मांग के नियम का आधार क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम। यानी जब किसी वस्तु का हम निरंतर उपयोग करते हैं उपभोग करते हैं तो उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार कम होती जाती है। यानी उपयोगिता ह्रास नियम के कारण ही मांग का नियम निर्मित होता है। यानी हम अधिक कीमत पर कम वस्तुओं की मांग करते हैं तथा कम कीमत पर अधिक वस्तुओं की मांग करते हैं। तो मांग के नियम का आधार उपयोगिता ह्रास नियम कैसे होगा कि जब आप अधिक कीमत पर कम वस्तु की मांग करते हो, इसका मतलब ये है कि उस वस्तु से आपको मिलने वाली जो उपयोगिता है उसके लिए चुकाई जाने वाली कीमत से कम है, इसलिए आप अधिक कीमत पर कम वस्तु की मांग करते हैं। इसी तरह अगर कीमत में कमी होती है तो आप उस वस्तु की अधिक मात्रा की मांग करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे द्वारा चुकाई गई कीमत से उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता अधिक होती है। तो उपयोगिता ह्रास नियम ही मांग के नियम का आधार है। सही जोड़ी में क्रमांक ई पर है अनिवार्य वस्तुओं की मांग। यहाँ पर आप देखें कि प्रश्न पत्र में इसके लिए कोई भी जोड़ी जो है वह सही प्रतीत नहीं हो रही है। इसके सम्मुख लिखा हुआ है गिफिन वस्तुएं। मेरे ख्याल से ये प्रश्न में एक त्रुटि हो सकती है क्योंकि अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है बेलोजदार, और बेलोजदार शब्द यहाँ आया नहीं है। अब हो सकता है 1-2 दिन में कुछ क्लैरिफिकेशन हो बोर्ड का इस संबंध में।
या विषय विशेषज्ञ जो शिक्षक हैं उनके तरफ से कुछ इसके बारे में अगर नई जानकारी आती है तो मैं और आपको अपडेट करूँगा। क्रमांक पा में है स्थिर लागत। स्थिर लागत, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि भवन तथा भूमि का जो लगान है, किराया है, बिजली का जो कनेक्शन है, ये तो आपको देने ही होते हैं अगर आप उत्पादन नहीं भी करते हैं। तो स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकती, भले ही परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाए। तो इसकी जोड़ी बनेगी 4 क्रमांक पर शून्य नहीं हो सकती से। फ क्रमांक पर दिया है तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो फ की जोड़ी बनेगी क्रमांक 6 में जो लिखा है, एक दूसरे को नहीं काटते। इस प्रकार ये सही जोड़ी, जिसमें 7 सही जोड़ियां दी हैं। अब जो अगला प्रश्न है, सही या गलत बताइए। तो यहाँ पर केवल 2 प्रश्न दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 21, पूर्ति तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। पूर्ति तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है, सही है क्या? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब कीमत में वृद्धि होती है तो पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है, और जब कीमतों में कमी होती है तो पूर्ति में भी कमी हो जाती है। तो यह कथन गलत है, असत्य है। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 22 है, औसत कुल लागत वक्र अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के Y अक्षर में समानता होता है। तो आपको मालूम है कि जितने भी लागत वक्र होते हैं ये सभी लागत वक्र कैसे होते हैं? U आकार के होते हैं। तो कुल लागत वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के U आकार का होता है। तो यह कथन भी गलत है। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने अर्धवार्षिक परीक्षा में अर्थशास्त्र विषय के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में उनके आंसर आपको बताएं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सही विकल्प वाले प्रश्न हैं, ये केवल 8 दिए गए हैं, और रिक्त स्थानों की पूर्ति इसमें 11 प्रश्न हैं। इस तरह से 11 और 8 19 अंक का हो गया। और सही जोड़ी आप देखें कि ये 7 अंक की हैं, तो 19 और 7 26 अंक का हो गया। और इस तरह ये आप देखें कि जो सत्य असत्य वाले प्रश्न हैं ये केवल 2 अंक के हैं। तो 26 और 2 28 अंक, और होना चाहिए था ब्लूप्रिंट के हिसाब से इन्हें 30 अंकों का। तो ये मुझे लगता है कि यह भी मिस्टेक है पेपर सेट करने में। इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण आएगा तो हम आपको अपडेट कराएंगे। और आगे के जो प्रश्न हैं 3 अंक वाले और 4 अंक वाले प्रश्न, इनके भी उत्तर हम आपको अगले वीडियो में अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।